पैलेस्टीन के साथ है, हम लोग उसके ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं, और जब तक पैलेस्टीन, कश्मीर और ऐसे तमाम राज्य, तमाम कंट्रीज रिहा नहीं होते हैं, आजाद नहीं होते हैं, ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। जब तक पैलेस्टीन रिहा नहीं है, आजाद नहीं होते, लड़ाई हमारी चलती रहेगी। हम हिंदुस्तान के छात्र नौजवान फिलिस्तीन के जनता के मुक्ति संघर्षों का समर्थन करते हैं। किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामोफोबिया को प्रोपोगेट किया जा रहा है, किस तरह से भारत जैसा देश, जिसको खासकर कॉलोनियलिज्म का कॉन्टेक्स्ट समझते हुए सॉलिडारिटी में आना चाहिए, वो कहता है कि वो इजराइल के समर्थक है। नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और बात करेंगे गाजा में भीषण कदर जारी है। इजराइल फोर्स हमास के आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है, लेकिन अब भी इजरायली फोर्स अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई जिसे अंजाम देने की ठानी है नेतन्याहू ने। देखिए क्या है इजरायली फोर्स का वो प्लान और कैसे गाजा के गदर में इजरायली फोर्स अब हमास का कल बनकर उतरी है। गाजा में हमास के अड्डों पर जब जब बम गिरता है, नेतन्याहू चैन की सांस लेते हैं। गाजा को पूरी तरह मिटाने का उनका प्लान तैयार है। इजराइल अब गाजा की एक एक गलियों में अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता है। हमास के बहुत ही खतरनाक हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस वक्त गाजा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सवाल है कि क्या इजराइल के पास इतनी ताकत है कि वो गाजा में एक ऐसा ऑपरेशन चलाए जो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। ऐसे ग्राउंड ऑफेंसिव यानी गाजा में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए इजराइल को 3 चीजों की जरूरत है। पहली है फौज यानी पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद वाली ताकत यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, और तीसरा है तोपखाना जो सेना का रास्ता क्लियर करे। अभी तक इजराइल ने जो एक्शन लिया है उसमें गाजा में हवाई बमबारी है जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह की जा चुकी हैं, लेकिन असली मकसद तब पूरा होगा जब गाजा की जमीन पर उसकी फौज का कब्जा होगा। सवाल है कि इजराइल ये किस हद तक कर पाएगा, उसकी ताकत क्या है, उसके जरिए क्या हैं और क्या ये लंबे वक्त तक मुमकिन है। इजराइल के पास 1,70,000 की आर्मी है और रिजर्व को मिलाकर इजराइल की सेना 6.25 लाख तक हो जाती है। इजराइल के पास 500 से ज्यादा टैंक, इसके अलावा 1000 टैंक रिजर्व में है। इनमें उनका मेन बैटल टैंक मरकावा है, मरकावा 4, मरकावा 3। ये टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक माने जाते हैं। इजराइल के पास 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि रिपोर्ट्स है कि उसके पास 3000 से ज्यादा रिजर्व में रखी हुई हैं। इजराइल की आर्टिलरी यानी उसके तोपखाने में 1000 से ज्यादा हथियार हैं। इनमें तोप भी हैं और रॉकेट सिस्टम भी है। इजराइल की सेना की ताकत पर किसी को कोई शक नहीं। इजराइल अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़ चुका है और जीता भी है। इसकी वजह उसकी तकनीक के अलावा अमेरिका से मिलने वाले हथियार भी हैं। लेकिन इस वक्त गाजा का ऑपरेशन इमरजेंसी में हो रहा है और युद्ध के हालात ऐसे हैं कि इजराइल पर लेबनान से भी हमले का खतरा है, इजराइल पर सीरिया से भी हमले का खतरा है, इजराइल पर ईरान भी हमला कर सकता है और मिस्र से भी इजराइल को बहुत सख्त संदेश मिल चुका है। गाजा में जमीनी अटैक करने के साथ साथ इजराइल के सामने मल्टी फ्रंट की चुनौती है, लिहाजा गाजा में पूरी तरह सेना को उतार देना इजराइल की अकलमंदी नहीं कही जाएगी, उसको बाकी फ्रंट पर भी तैयार रहना होगा। צה"ל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות הירואיים לחילוץ בני ערובה
שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה, מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. इजरायल के सामने ईरान दुश्मन नंबर 1 है। इजरायल के सामने लेबनान का हिजबुल्लाह दुश्मन नंबर 2 है। इजरायल के लिए सीरिया दुश्मन नंबर 3 है। इजरायल के लिए यमन दुश्मन नंबर 4 है। इजरायल के लिए इराक दुश्मन नंबर 5 है। इजरायल मिस्र समेत बाकी अरब देशों पर भी यकीन नहीं कर सकता है। ये वो देश हैं जो हमास का पूरी तरह समर्थन करते हैं। العسكرية الواسعة التي بدأتها كتائب الشهداء عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس تأتي في سياق استمرار النضال الوطني الفلسطيني وفق القانون الدولي وردا على انتهاكات الاحتلال اليومية بحق المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا والاعتداء على المرابطين والمرابطات وأيضا القتل اليومي في الضفة الغربية ومئات الشهداء الذين سقطوا هذا العام وأيضا لتحرير الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال. अब इजरायल इतने देशों को देखे कि गाजा में अपनी सेना लंबे वक्त तक उतार दे, क्योंकि एक बार गाजा में ऑपरेशन शुरू किया तो इजरायल के बाकी दुश्मन उस पर चढ़ाई कर देंगे। ऐसी वार्निंग इजरायल को मिल चुकी है। अब ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए इजरायल को अपनी सेना के हिसाब से चलना होगा। उसको अपने टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी देखनी होगी और अपने कमांडो दस्ते को फुल प्रूफ प्लान देना होगा ताकि गाजा में उन ठिकानों को मिटाया जा सके जहां से इजरायल पर हमले लॉन्च किए गए। इजरायल को तलाश है हमास के उन 2 लीडर्स की जिन्होंने इजरायल पर हमले का प्लान तैयार किया था। तो वहीं हमास ने इजरायल के हमलों से बचने के लिए बच्चों की आड़ लेनी भी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास के हैवानों का डर्टी प्लान। 2 कमांडरों का चाइल्ड प्ले। हमास ने इजरायल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला तो कर दिया, लेकिन अब इजरायल के जवाबी हमले से गाजा पट्टी में डर का माहौल है। इजरायल हमास को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले के मास्टरमाइंड के बंकर को ढूंढ निकाला है। हमास के 2 टॉप कमांडर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर हैं और इन्हीं की तलाश में इजरायल की सेना लगातार गाजा शहर में हमलों को अंजाम दे रही है। इसमें शामिल है गाजा में हमास का कमांडर याह्या सिनवार और दूसरा इस हमले का पूरा प्लान तैयार करने वाला मोहम्मद दैफ। अब तक हवाई हमलों में इजरायल ने हमास के कई कमांडरों को जमीन में गाड़ दिया है, लेकिन अभी ये तलाश पूरी नहीं हुई है। अगर हमास को गाजा में जड़ से समाप्त करना है तो इन 2 चेहरों का नामो निशान मिटाना होगा और इजरायली सेना ने हमास के इन 2 शातिर कमांडरों याह्या सिनवार और मोहम्मद दैफ को ठिकाने लगाने की कसम खा ली है। मोसाद को मिल गए इजरायल के गुनहगार। मास्टरमाइंड के ठिकाने मोसाद के टारगेट पर। सूत्रों के मुताबिक मोसाद को पता चल चुका है कि हमास के ये आका किस बिल में छिपे हैं और उन्हें उनके बिल से बाहर निकालने और आतंक के जाल को नेस्तो नाबूद करने के लिए इजरायल की सेना ने प्लान बना लिया है। इजरायल की सेना ने 10 दिनों में ही गाजा पट्टी में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। इजरायल के भयानक हमलों की तस्वीरें डराने वाली हैं। इजरायल लगातार गाजा के आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को ढूंढकर उसे तबाह कर रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने टॉप 2 दुश्मनों के ठिकानों को भी ढूंढ निकाला है। जानिए कि ये दोनों कौन हैं। याह्या सिनवार गाजा में हमास का प्रमुख है। मोहम्मद दैफ हमास का मिलिट्री चीफ है। 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। दैफ ने ही 7 अक्टूबर के हमले को प्लान किया। याह्या सिनवार और मोहम्मद दैफ की पिछली जिंदगी की कहानी अमूमन एक जैसी है। दोनों ने इजरायल की जेल में अपनी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त गुजारा है। दोनों अपने आप को इजरायल का सताया हुआ बताते हैं और दोनों के अंदर यहूदियों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है और दोनों इजरायल को खत्म करके पूरे इजरायल में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं और इन्हीं दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। हमास के आकाओं का बच्चा प्लान। सेना से बचने के लिए बनाई बच्चों की ढाल।
दोनों आतंकियों ने अपने प्लान में बच्चों का ढाल बनाया है, खुद को बचाने के लिए और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए याया सिनवार और मोहम्मद दैफ ने बच्चों को आगे कर दिया और एक ऐसी विंग तैयार की जिन्हें फ्रंट पर रखकर खुद को बचाने की साजिश रची। हमास ने छोटे बच्चों की एक लड़ाकू फौज बनाई, बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर सुरक्षा घेरा तैयार किया। सिनवार और दैफ के साथ रहते हैं फौजी बच्चे। दैफ और सिनवार ने अपने ठिकानों पर बंधकों को भी रखा है। दरअसल खुद को बचाने के लिए दोनों कमांडरों ने जो घेरा तैयार किया है वो बहुत ही खतरनाक है और इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर सकती है, क्योंकि इजरायली सेना बेकसूर बच्चों और महिलाओं पर गोली नहीं चलाना चाहेगी, ना ही उन्हें मारने की कोशिश करेगी। अपने सुरक्षा घेरे में याया सिनवार और मोहम्मद दैफ ने बंधकों को पहली पंक्ति में रखा है, यानी पहले घेरे में वो बंधक हैं जिन्हें हमास के आतंकी इजरायल से अगवा करके लाए थे। दूसरे घेरे में बच्चों की फौज है जो सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं और हमास के कमांडरों के सामने ढाल की तरह भी खड़े रह सकते हैं। सिनवार ने बच्चों के साथ कुछ तस्वीरों को भी जारी किया है। तस्वीरों में सिनवार के गोद में एक बच्चा दिख रहा है। तस्वीर में बच्चे के हाथ में बंदूक देखी जा सकती है। इसके अलावा इजरायली खुफिया और सैन्य सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बच्चों के कुछ और फोटो भी लगी हैं, जो सिनवार और दैफ के बच्चा फौज में शामिल है। इजरायल की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी बच्चों की जान बचाकर दोनों आतंकियों को मारने का प्लान तैयार कर रही है। इसके साथ ही इजरायली सेना ऐसे कदम उठा रही है जिससे बंधकों को भी नुकसान न पहुंचे। आतंकी सरगना सिरवान को यह अच्छी तरह से पता है कि इजरायल अपने नागरिकों और बंधकों को किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। यही वजह है कि उसने अपने सुरक्षा के घेरे में इजरायली बंधकों को भी रखा हुआ है। इजरायल की फाइटर जेट गाजा में हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं और आने वाले 48 घंटे हमास के लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाले हैं। कहा जा रहा है इजरायल हमास को पूरी तरह खत्म करने जा रहा है फाइनल अटैक। घंटे 18 घंटे 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे  इजरायल ने गाजा को कितने घंटे में फतह करने का प्लान तैयार किया है? इजरायल के मुताबिक अगले 48 घंटे हमास पर बहुत भारी है, क्योंकि हमास का सर्वनाश करने के लिए इजरायल ने अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। गाजा की तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा का सर्वनाश शुरू कर दिया है। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 1। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 2। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 3। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 4। हमास का सर्वनाश वीडियो नंबर 5। ये
5 वीडियो तो बस बानगी है। इजरायल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रहे हैं। हमास से इंतकाम के लिए इजरायल ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजरायल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है। इजरायल के एयर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है। इजरायल के लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। हमलों से कई मंजिलों की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रहा। इजरायल एयरफोर्स के मुताबिक पिछले 20 घंटों में 2400 से अधिक हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में इजरायल की तरफ से 2000 टन बम गिराए गए हैं। वैसे तो इजरायल की एयरफोर्स के पास जंगी हवाई जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा है, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-16IS है, जो F-16 का इजरायली मॉडल है। इजरायल की वायुसेना 2000 से ही इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। इन 23 वर्षों में इजरायल के पायलट को F-16 से दुश्मन देश को मलबे में बदलने की महारत हासिल कर ली है। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। दिन हो या फिर रात, गर्मी हो या फिर बरसात, अमेरिका से इजरायल को मिला ये खास लड़ाकू विमान किसी भी मौसम में बम और मिसाइलों से हमला कर सकता है। इजरायल 600 से अधिक लड़ाकू विमानों से हमले कर रहा है। साथ ही साथ 300 रॉकेट लॉन्चरों से गाजा पर बारूद की बरसात हो रही है। जंग के लिहाज से F-16 फाइटर जेट को एक विश्वसनीय और ताकतवर विमान माना जाता है। यही वजह है कि गाजा के खिलाफ हवाई हमले में इजरायल की एयरफोर्स का बलड़ा बहुत भारी है। F-16 फाइटर जेट की लंबाई 49 फीट 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट 8 इंच है। ये एडवांस रेडार सिस्टम से लैस है। इस लड़ाकू विमान का वजन 9.2 टन है और ये एक बार में 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजरायल के लड़ाकू विमानों ने रणभूमि में अपनी ताकत दिखाई है। इससे भी पहले दुनिया इजरायल के लड़ाकू विमानों का लोहा मान चुकी है। मेरठ में राष्ट्रीय लोक दल के मंच पर आज बीजेपी की तारीफ सुनने को मिली है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के सामने बीजेपी की तारीफ हुई है। दरअसल स्वर्ण पदक विजेता पारुल चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार की तारीफ की है। पारुल ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दे रही है। पारुल की तारीफ के दौरान जयंत चौधरी के अलावा सपा विधायक अतुल प्रधान भी मंच पर मौजूद थे। आपको बताते चले कि एशियन गेम्स में पदक लाने वाली खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए जयंत चौधरी मेरठ पहुंचे हुए थे। एक बात ये बोलूंगी कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, उससे भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सर ने कल फिर हमें वो बोला है कि हाँ, जो मेरे एथलीट मेडल जीत के लेके आए हैं मैं उनको DYSP की नौकरी और 3 करोड़ का सम्मान दूंगा। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारी इतनी अच्छी पॉलिसी उन्होंने की है। बस आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर अपना ओलंपिक में झंडा लहराऊंगी। वेस्ट यूपी में अब चैंपियन खिलाड़ियों को सम्मानित कर राजनीतिक पिच को किया जा रहा है मजबूत। और साथ ही रालोद के मंच पर मेरठ की धाकड़ बेटियों ने सीएम योगी की तारीफ की है, तो वहीं रालोद अध्यक्ष खिलाड़ियों के गांव भी पहुंचे हुए थे। जयंत चौधरी ने लड़कियों का सम्मान किया है। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं। बेटियों की खुशी में शामिल हुए हैं जयंत चौधरी और बेटियों को सम्मान करने के लिए मेरठ पहुंचे हुए थे और इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये बात जयंत चौधरी की तरफ से कही गई। नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही।
क्या कहना चाहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए और कितना सुखद पल आपके लिए है इंडिविजुअली? देखिए, इस खुशी में शामिल होने का मुझे एक मौका मिला और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। बागपत लोकसभा के अगर हम देखें, क्योंकि ये गांव बागपत लोकसभा में आता है, सिवाल खास विधानसभा का हिस्सा है गांव, बिल्कुल सीमा का गांव है, तो बड़ी खुशी है कि 6 मेडल हमारे इस क्षेत्र से जीत के आए और मेरठ जिले से 3 मेडल आए, तीनों बेटियों ने जीते हैं। इसको लेकर भी खासी खुशी है, क्योंकि हम चाहते हैं अब समाज भी बदले, समय के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए। और अभी भी जो गैर बराबरी है, लिंग भेद भी होता है, लड़कियों बेटियों को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जब बेटियां मेडल जीत के आ रही हैं तो हर घर में ये सोच बनेगी कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं। समाज में धीमे धीमे ये सोच बदलेगी। और अक्सर खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी हार जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम जीत रहे हैं तो जीत का भी जश्न मनाना चाहिए। ये मौके बार बार तब आएंगे जब हम जीत का जश्न मनाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, तभी आगे और खिलाड़ी जीत